298 सीटों के साथ जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपातकाल के दरमियान उपजी जन त्रासदी के विरोध से बनी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। इतने जबरदस्त जोश और भारी जन समर्थन के बावजूद जनता पार्टी को अपने कार्यकाल के दौरान 2 प्रधानमंत्री बदलने पड़े। लेकिन फिर भी 3 साल से पहले ही जनता पार्टी की यह सरकार ढेर हो गई। बहुत पुरानी कहावत है, ढेर जोगी मठ के उजाड़। जनता पार्टी सरकार में भी वही हुआ। जनता पार्टी के नेता इतना भारी जन समर्थन पचा नहीं पाए। सबको बड़े बड़े पद चाहिए थे, सबको मंत्री बनना था, एक एक पद के लिए 10-10 दावेदार। जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान सरकार चलाने से ज़्यादा दूसरे नेताओं की टांग खींचने में लगा हुआ था। मोरारजी देसाई कहते थे कि वो चरण सिंह को चूरण सिंह बना देंगे, और चरण सिंह भी सिर्फ 20,000 मतों के अंतर से जीते हुए मोरारजी देसाई को अपना नेता मानने को तैयार नहीं थे। मोरारजी देसाई ने मनमानी नीति अपनाते हुए चरण सिंह और उनके हनुमान कहे जाने वाले राजनारायण को अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सूचना मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के दबाव के बाद चरण सिंह को कैबिनेट में वापस लिया गया। लेकिन इनका दबाव स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण को वापस नहीं ला सका, और जनता पार्टी के नेताओं को यही गलती सबसे बड़ी भूल साबित हुई। राजनारायण के सोशलिस्ट साथी मधु लिएमे ने कहा था, अगर राजनारायण को वापस नहीं लिया गया तो वह सरकार गिरा देगा। राजनारायण मोरारजी देसाई की जगह चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे। राजनारायण मोरारजी के रवैये से इतने नाखुश हो चुके थे कि सरकार गिराने के लिए संजय गांधी से मुलाकात की। अब जरा सोचिए, वो वक्त क्या रहा होगा जब राजनारायण ने संजय गांधी से मुलाकात की होगी। एक आदमी जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, चुनाव में हारने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। आरोप था कि पीएम ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट साधन और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है, जिसमें राजनारायण की जीत हुई। कोर्ट के फैसले में इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द किया गया, जिसकी वजह से इंदिरा ने देश में इमरजेंसी लगाई, राजनारायण को जेल भेजा, और जब इमरजेंसी हटी तो इमरजेंसी के विरोध में जनता पार्टी की सरकार बनी। राजनारायण ने फिर से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और चुनाव जीतकर स्वास्थ्य मंत्री भी बने। लेकिन आपसी कलह और गुटबाजी के चलते उन्हें कैबिनेट से बाहर किया गया। और अब वही राजनारायण जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा, कोर्ट में केस लड़ा, फिर इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर सरकार बनने के लिए दोबारा चुनाव लड़ा, और आज अपनी ही बनाई सरकार को गिराने के लिए उन्हीं के साथ योजना बना रहा था। शायद यही राजनीति है। खैर, उस समय संजय ने उनको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि संजय इतनी जल्दी अपने पत्ते खोलने वाले में से नहीं थे। उस समय संजय गांधी को एक बहुत ही मंजे हुए राजनेता के रूप में देखा जाता था। सामूहिक रूप से काम करना जनता पार्टी के लिए दिखावा बन गया था। सब घटक अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे, और इस मामले में सबसे ज्यादा दोषी था जनसंघ। जनसंघ के नेता सरकार में आरएसएस के नौकरों की माफिक काम कर रहे थे, और जेपी को उनका यह रवैया बहुत अखर रहा था, क्योंकि जनसंघ के नेताओं ने जेपी से वायदा किया था कि वे आरएसएस के साथ अपने संबंध खत्म कर देंगे, और अब वे लोग जेपी के साथ विश्वासघात कर रहे थे। उस समय जनता पार्टी में पुराने कांग्रेसियों और सोशलिस्टों का बहुमत था। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें लिखा था कि जनसंघ से आए लोग आरएसएस से अपना संबंध खत्म करेंगे। दिलचस्प यह रहा कि पार्टी में पुराने कांग्रेसियों और सोशलिस्टों का बहुमत होने के बावजूद यह प्रस्ताव सिर्फ 1 वोट के अंतर से पास हुआ था। उस समय जनसंघ के नेताओं के पास 2 सदस्यता थी, दोहरी सदस्यता। एक थी पार्टी की और दूसरी थी आरएसएस की। जनता पार्टी के दूसरे घटक किसी भी हालत में डबल सदस्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और वैसे भी जनसंघ के नेताओं ने दोहरी सदस्यता छोड़ने का वायदा किया था, और तब वे लोग वादा खिलाफी कर रहे थे। इस टकराव के बाद जनता सरकार के प्रारंभिक अंत की शुरुआत हुई। जनसंघ से आए सदस्य पार्टी छोड़कर चले गए, जिसमें LK आडवाणी सबसे प्रमुख थी। उन्होंने जनता पार्टी से अलग होकर नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनाई। हरियाणा के कद्दावर नेता और चरण सिंह के समर्थक देवीलाल ने एक वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को फोन करके कहा कि वह उन्हें एक स्कूप देना चाहते हैं। देवीलाल ने कहा कि आने वाले संसद सत्र में जब तक जनता सरकार अल्पमत में न हार जाए, तब तक हर रोज
4 से 5 सांसद इस्तीफा देंगे और इस तरह जनता सरकार का गिरना तय है। लेकिन कुलदीप नैयर ने देवीलाल की इस बात का भरोसा नहीं किया। हालांकि बाद में हुआ वही जैसा देवीलाल ने इशारा किया था। सांसदों के इस्तीफों से हर रोज सरकार की ताकत गिरने लगी। इस समय तक संजय गांधी ने इस मसले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था और इस बार संजय ने खुद पहल करते हुए राजनारायण से हाथ मिलाने की इच्छा जाहिर की। संजय जनता सरकार को गिराकर कांग्रेस की मदद से चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने को राजी हो गए और राजनारायण तो कब से इस बात का इंतजार लगाए बैठे थे। जब इंदिरा गांधी को संजय और राजनारायण की मीटिंग और मोरारजी सरकार को गिराने की योजना के बारे में सुना, उनके कानों में यकीन नहीं किया कि इमरजेंसी के खिलाफ इतनी बहादुरी से लड़ने वाला इतना अनुभवी नेता राजनारायण संजय गांधी के सामने एक नादान बच्चे की भांति बिलबिला रहा था। क्योंकि जनता पार्टी को तोड़ना और मोरारजी सरकार को गिराकर कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाना संजय गांधी की एक चाल थी, जिससे वो देश में नए चुनाव करा सकें, नए चुनावों में जा सकें और इसमें संजय गांधी पूर्ण रूप से सफल हुए। संजय और राजनारायण की योजना के मुताबिक चरण सिंह के समर्थक संसद में हर रोज इस्तीफा दे रहे थे। तभी कांग्रेस नेता वाई बी चौहान ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। चरण सिंह के समर्थकों के धक्के से यह प्रस्ताव पास हो गया और मोरारजी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। जगजीवन राम ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाना शुरू किया तो उन्हें सदन में बहुमत मिलता दिखाई देने लगा। उस समय नीलम संजीवन रेड्डी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पर जगजीवन राम को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का दबाव डाला गया, लेकिन संजीवन रेड्डी ने साफ मना करते हुए कह दिया कि जिस पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो चुका है उस पार्टी के किसी दूसरे नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता। और यही वह समय था जब राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने नए चुनाव होने तक कुछ महीनों के लिए शेख अब्दुल्ला को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर विचार किया। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व के लिए किसी को भी मनोनीत कर सकता था, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने चरण सिंह को आमंत्रित करके सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा। सदन में यह एक तरह का एंटी क्लाइमैक्स माहौल था, जहां चरण सिंह अपनी घोर विरोधी और इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी का समर्थन लेने जा रहे थे। चरण सिंह धड़े जनता सेक्युलर को 76 सांसदों का समर्थन मिला, इसलिए राष्ट्रपति संजीवन रेड्डी ने उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस चौहान, अकाली दल, कम्युनिस्ट, कांग्रेस इंदिरा और इनके 73 सांसदों का बाहर से समर्थन प्राप्त करके और अन्य कुछ छोटे दलों की मदद से चरण सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जब चरण सिंह सरकार भी खिसकती दिखी तो आखिरी घड़ियों में कुछ लोगों ने जनता दल की सरकार को बचाने की कोशिशें की, लेकिन मोरारजी देसाई और जगजीवन राम दोनों ने ही चरण सिंह को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया। जब कांग्रेस ने ऐन वक्त पर उन्हें ठेंगा दिखा दिया था तो कुछ समय के लिए जनता पार्टी में चरण सिंह को समर्थन देने की बात भी चली थी, लेकिन पार्टी के सदस्य उनसे इतने ज्यादा बिदक चुके थे कि योजना लागू नहीं हो सकी। और देखा जाए तो आपसी समझौते करके जनता सरकार को बचाया जा सकता था, लेकिन जब राजनीति में अहंकार, प्रतिशोध और नासमझी हावी हो जाती है तो सही सोच और सही निर्णय की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। कांग्रेस ने चरण सिंह सरकार से समर्थन खींच लिया, जो कि संजय गांधी की सबसे पहले से प्लानिंग भी थी। मात्र 24 दिनों के अंदर चरण सिंह ने सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही प्रधानमंत्री के पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं को लेकर चल रहे मुकदमे के मामले में वो इंदिरा गांधी द्वारा ब्लैकमेल नहीं होना चाहते हैं। राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने इस्तीफे के बाद चरण सिंह को अगले चुनावों तक के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया।